परागण के पश्चात निषेचन। परागण के पश्चात निषेचन, फर्टिलाइजेशन आफ्टर पॉलिनेशन। परागकण तथा स्त्री केसर निषेचन। pollen grains and pistil fertilization। परागकण तथा स्त्री केसर निषेचन। पहला चरण हम लोग कल पढ़े, यानी कल तक जितनी चीज़ें पढ़े वो पहला चरण था, यानी हम लोग निषेचन से पहले की चीज़ें पढ़ ली है, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक हम लोग बना चुके हैं। क्या बना चुके हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक बना चुके हैं। समझ में आ गया? अब नर युग्मक और मादा युग्मक बन चुका है, तो उस नर युग्मक और मादा युग्मक का किस प्रकार से पौधों में निषेचन होगा, अब उसी निषेचन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आ गया? तो या तो आप केवल निषेचन कह लीजिए, या तो परागण के बाद निषेचन। देखिए परागण हम लोग पढ़े हैं, तो परागण के बाद निषेचन कहिए, या तो आप लोग निषेचन कहिए। समझ में आ गया? तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? निषेचन। किस में निषेचन पढ़ने जा रहे हैं? पौधों में। समझ में आ गया? अच्छा, पौधों में निषेचन को हम एक और नाम से जानते हैं, जो परीक्षा में ज़्यादातर यही नाम आपसे पूछता है, जिसे परागकण तथा स्त्री केसर निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण स्त्री केसर निषेचन कहते हैं, या परागकण स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर्षण के नाम से हम लोग जानते हैं। समझ में आ गया? इस नाम से हम लोग को परीक्षा में पूछेगा। अब गौर से समझिएगा, निषेचन किसे कहते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि इससे पहले यानी परागण तक हम लोग क्या पढ़े हैं? नर तथा मादा युग्मक बना लिए हैं। क्या बना लिए हैं? नर तथा मादा युग्मक बना लिए हैं। गौर से समझिएगा, हम लोग परागण से पहले क्या बना चुके हैं? इससे पहले क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं? नर युग्मक, ठीक ना, और मादा युग्मक दोनों हम लोग बना, अर्थात फीमेल गैमिटोफाइट और मेल गैमिटोफाइट दोनों हम लोग बना चुके हैं और पढ़ चुके हैं। समझ में आ गया? उस फीमेल गैमिटोफाइट में और मेल गैमिटोफाइट में अब किस प्रकार से निषेचन होगा वही हमको पढ़ना है। इसीलिए देखिए हेडिंग क्या पढ़ा है? निषेचन। यह भी हेडिंग क्या पढ़ा है? निषेचन। समझ में आ गया? तो सबसे पहले एक बार और हम लोग जान लेते हैं कि निषेचन कहते किसको है। क्या हम लोग जाने? निषेचन कहते किसको है? तो गौर से देखिएगा, नर युग्मक। क्या बाबू? नर युग्मक। किसका नर युग्मक? पौधे का, अर्थात पुष्प का। पुष्प का नर युग्मक और मादा युग्मक। क्या बाबू? मादा युग्मक के संयुग्मन को। क्या बाबू? के संयुग्मन को, संयुग्मन को ही हम लोग क्या कह देते बाबू? बोलिएगा, निषेचन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? नर युग्मक है, मादा युग्मक है, उसके मिलने की क्रिया को या संयुग्मन को ही हम लोग क्या कह देते हैं? निषेचन कह देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब समझिएगा आप लोग, पुष्पी पौधों में पराग कणों द्वारा, पराग कण द्वारा किसका निर्माण होता है बाबू? नर युग्मक का। किसका निर्माण होता है? नर युग्मक का निर्माण होता है। बीजांड द्वारा,
बीजांड द्वारा किसका निर्माण होता है? क्या आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है? हाँ, देखो एक बार और कंफ्यूजन हम दूर करते हैं, गौर से समझिएगा आप लोग। हो गया? बन गया? तो ये बाबू ये बताइए, पराग कण आपका यही है, तो पराग कण से हमको क्या प्राप्त हो गया बाबू? नर युग्मक। बोलेगा बीजांड आपका क्या है बाबू? यही है। बीजांड से हमको क्या प्राप्त हो गया बाबू? मादा युग्मक। क्या कोई परेशानी आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यही दोनों तो निषेचन करेंगे बाबू। क्यों? यही दोनों निषेचन करेंगे। कोई परेशानी आप लोगों को? तो हमको यही निषेचन पढ़ाना है आज। क्लियर हो गया? तो यहाँ गौर से समझिएगा, पराग कण से प्राप्त नर युग्मक तथा बीजांड से प्राप्त मादा युग्मक आपस में निषेचन करेंगे। क्या करेंगे? निषेचन करेंगे। लेकिन ये जो नर युग्मक होते हैं डायरेक्ट मादा युग्मक तक पहुंच नहीं पाते हैं। जरा गौर से देखिएगा, आपका मादा युग्मक यहाँ है कि नहीं है? और नर युग्मक कहाँ है? यहाँ है। तो क्या डायरेक्ट यहाँ पहुँचेगा? नहीं ना। और डायरेक्ट नहीं पहुँचेगा तो ये परागण विधि द्वारा कहाँ जाएगा पहले बाबू? कहाँ जाएगा? वर्तिकाग्र पर जाएगा। कहाँ जाएगा? वर्तिकाग्र पर जाएगा, और वर्तिकाग्र पर अंकुरण होगा तब जाकर के यहाँ तक पहुँचेगा। क्या आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है? कोई परेशानी आप लोगों को? फिर एक बार सुनिए, हम आप लोगों को क्या बताए हैं। हम आप लोगों को हेडिंग डाला है कि परागण के पश्चात निषेचन, अर्थात निषेचन किसे कहते हैं? परागण तक हम लोग पढ़ चुके हैं। निषेचन किसे कहते हैं, या परागकण तथा स्त्री केसर का निषेचन किसे कहते हैं? तो हम आप लोगों को बताएं कि परागकण अर्थात नर युग्मक, स्त्री केसर अर्थात मादा युग्मक के संयुग्मन को ही हम निषेचन कहते हैं। क्लियर हो गया? फिर हम आपको बताएं कि परागकण अर्थात नर युग्मक कहाँ बनते हैं बाबू? पराग कणों द्वारा बनते हैं। और मादा युग्मक किस में बनते हैं बाबू? बीजांड में बनते हैं। समझ में आ गया? और पराग कण देखिएगा आपका यहाँ है और बीजांड आपका यहाँ है। समझ में? चूंकि दोनों में काफी दूरी है और दोनों में काफी दूरी है तो निषेचन कैसे होगा? पराग कण जो होता है परागण द्वारा, परागण हम लोग पढ़ चुके हैं 3 प्रकार से होता है। परागण द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचता है और यहां पराग कण का अंकुरण होता है। क्या होता है? पराग कण का अंकुरण होता है, तब जाकर के यह पराग कण नीचे पहुंचते हैं, तब जाकर के इसका निषेचन होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? पराग कण का अंकुरण। कहां अंकुरण होगा? वर्तिकाग्र पर। तो हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे? पराग कण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। क्या हेडिंग डालेंगे? पराग कण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग बाबू, पराग कण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। पराग कण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन pollen grain on stigma, वर्तिकाग्र पर पराग कण का अंकुरण। हो गया बाबू? अब तन ध्यान दीजिएगा, अंकुरण किस प्रकार से होगा।
ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो भाषा तो किताब में भी लिखा है, चाहो तो किताब से भी भाषा पढ़ सकते हो। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये आपका क्या कहलाता है बाबू? अंडाशय कहलाता है। फोटो में आप लोगों को हम बता चुके हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं बाबू? ओवरी कहते हैं। कोई परेशानी आप लोगों को? अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं बाबू? बोलिएगा। पराग कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग कोश कहते हैं। और पराग कोश में हमको क्या मिलता है? पराग कण मिलता है। इतनी चीजें तो हम जान चुके हैं। कोई परेशानी आप लोगों को? बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, अब अंडाशय के अंदर हमको क्या मिलेगा? अंडाशय के अंदर हमको क्या मिला बाबू? बीजांड मिला। बीजांड मिला। बीजांड के अंदर भी एक छोटी सी संरचना पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? छोटी सी संरचना पाई जा रही है। इस संरचना को भी हम आप लोगों को बता चुके हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? भ्रूण कोश अर्थात एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक कहते हैं। क्या इतनी संरचनाएं आपको पता है? ये पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं। अच्छा, हम इसका नाम जानते हैं बाबू। क्या नाम है? वर्तिकाग्र नाम है। क्या नाम है? वर्तिकाग्र नाम है अर्थात स्टिग्मा। और इसका हम लोग क्या नाम जानते हैं बाबू? बोलिएगा। वर्तिका। क्या नाम जानते हैं? वर्तिका अर्थात स्टाइल। क्यों? यही हम लोग जानते हैं। फोटो में लगभग सभी संरचनाएं हमने जान लिया। इसके भी अंदर हम लोग देखते हैं कि ऊपर 3 कोशिकाएं होती हैं, यहां भी 3 कोशिकाएं होती हैं, बीच में 2 कोशिकाएं होती हैं। तो अभी इससे बहुत मतलब नहीं है। ऊपर वाले को प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, बीच वाले को हम द्वितीय केंद्रक कहते हैं, और इसमें का जो बीच वाला होता है अंड कोशिका होता है, अगल बगल की जो होती है सहायक कोशिका होती है। क्लियर हो गया? और एक साथ इन तीनों कोशिकाओं को हम अंड समुच्चय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अंड समुच्चय के नाम से जानते हैं अर्थात एगा ऑपरेटस के नाम से जानते हैं। इतनी चीज तो हम लोग जानते हैं। कोई परेशानी है नहीं? अब समझिएगा, परागकण का अंकुरण, परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण होगा तभी तो निषेचन होगा। तो पहले अंकुरण होगा। तो यहां से आपका इसमें जो परागकण है बाबू, क्या है? इसमें जो है परागकण, वह परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। चलिए, हमने एक परागकण ले लिया। क्या ले लिया? एक परागकण हमने ले लिया। ये कहां से गया बाबू? यहां से गया है। किस विधि द्वारा गया है? परागण विधि द्वारा गया है। किस विधि द्वारा बाबू गया है? परागण विधि द्वारा गया है। परागण, ठीक, परागण विधि द्वारा गया है। और इसका नाम क्या है बाबू? परागकण नाम है। क्या नाम है? परागकण नाम है। तो देखिएगा, परागण विधि द्वारा एक परागकण यहां पहुंचा। कोई परेशानी आप लोगों को? अच्छा, तो परागकण में क्या क्या स्थित होता है बाबू? परागकण में एक बड़ी कोशिका होती है और एक छोटी कोशिका होती है। तो देखिएगा, हम दोनों कोशिकाएं बना रहे हैं, एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका होती है। बड़ी कोशिका को हम वर्धी कोशिका कहते हैं। वर्धी कोशिका कहते हैं। नाम याद रखिएगा,
वेजिटेटिव सेल, अंग्रेजी क्या होगा बाबू? वेजिटेटिव सेल। अच्छा, और ये जो छोटी कोशिका है बाबू, इसको जनन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कोशिका कहते हैं। जनन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कोशिका कहते हैं। देखिए, एक पराग कण हमने वहां भेज दिया, कोई परेशानी आप लोगों को? अच्छा, हमने आपको पराग कण का संरचना पढ़ाए हैं। पराग कण का हमने संरचना आपको पढ़ाए हैं। तो पराग कण की संरचना पढ़ाएं तो देखिएगा, पराग कण में 2 चोल पाए जाते हैं, 2 खोल पाए जाते हैं। कितने खोल पाए जाते हैं? 2 खोल पाए जाते हैं। एक बाह्य चोल होता है और एक अंतः चोल होता है। क्या आप लोगों को बताए हैं? बोलिएगा। अरे बाबू देखिए, यही आपका पराग कण है। तो इस पर देखिएगा, एक ये आपका कहां जा रहे हो भाई? क्यों? यही तो बाह्य चोल है और ये आपका क्या है? अंतः चोल है। कोई परेशानी आप लोगों को? अच्छा, और देखिएगा, यहीं से तो ये फटेगा और फट करके बाहर निकलेगा पराग कण। बोलेगा। तो यह जो अंतः चोल है, क्या बाबू? अंतः चोल है। तो अंतः चोल छोड़ दीजिए, पहले हम ये जान ले कि यहां पराग कण में होता क्या है। यहां जब पराग कण पहुंचता है ना, तो यहां जो है ना शर्करा उपस्थित होता है, ठीक है ना? शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ उपस्थित होता है। क्या उपस्थित रहता है? अर्थात मीठा चीज कोई उपस्थित होगा, उसको ये क्या करता है? पराग कण अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ को अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करके फूल जाता है, अर्थात अंकुरित हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? अंकुरित हो जाता है। फिर गौर से समझिएगा, जब पराग कण परागण क्रिया द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो वर्तिकाग्र पर उपस्थित शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ को, किसको बाबू? शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ को अवशोषित करके फूल जाता है। क्या हो जाता है? फूल जाता है, अर्थात अंकुरित हो जाता है। क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है। और जब अंकुरित हो जाता है तो गौर से समझिएगा, ये जो अंतः चोल है, गौर से समझिएगा, ये जो आपको अंतः चोल दिखाई दे रहा है ना, यही अंतः चोल पालेन ट्यूब का, किसका निर्माण कर लेती है बाबू? पालेन ट्यूब का, अर्थात पराग नलिका का निर्माण कर लेती है। किसकी निर्माण कर लेती है? पराग नलिका का निर्माण कर लेती है। तो गौर से देखिएगा, तो यहां से अंतः चोल आपका विकसित करके क्या बना लिया बाबू? पराग नलिका बना लिया। क्या बना लिया? पराग नलिका बना लिया। क्या आप लोग को इतना समझ में आ रहा है? कोई परेशानी आप लोग को? फिर गौर से समझिएगा हम क्या बता रहे हैं। हम आपको यह बता रहे हैं बाबू कि परागण क्रिया द्वारा पराग कण यहां पहुंचता है, तो पराग कण वर्तिकाग्र पर उपस्थित स्टार्च युक्त भोज्य पदार्थों को खा करके फूल जाता है, अर्थात अंकुरित हो जाता है। और जब अंकुरित हो जाता है तो पराग कण का अंतः चोल बाह्य चोल को छेदते हुए पराग नलिका का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है? पराग नलिका का निर्माण कर लेता है। तो हम लिख दे क्या बाबू इसको? पराग नलिका। कोई परेशानी आप लोगों को? पराग नलिका। देखिएगा, पराग नलिका का निर्माण कर लिया। यहां तक कोई परेशानी? अब गौर से समझिएगा, थोड़ा सा हालांकि हमको यहीं तक पढ़ना है। देखिएगा, अंकुरण यहां होगा, अंकुरण हमने करवा लिया, इससे ज्यादा हमको यहां पढ़ना नहीं है। लेकिन थोड़ा सा और एक हिंट दे दें, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा यहीं हम लोग जान ले। हालांकि आगे हम लोगों को जानना है, यहां जाने रहेंगे तो आगे बताएंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। यहां से जो आपकी वर्धी कोशिका है, क्या बाबू? वर्धी कोशिका जनन कोशिका से पहले सरक करके नीचे आ जाती है। कहां जाती है? नीचे आ जाती है। देखिएगा, पराग नलिका द्वारा इसी रास्ते से तो आई है, तो ये जब खुल गया तो ये बताइए नीचे इसको आना है, तो बड़ी होने के कारण ये सबसे पहले नीचे सरक आती है। और जब नीचे आ जाती है तो ये समाप्त भी हो जाती है, अपने आप क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है।
क्या नाम है इसका जो समाप्त होती है? वर्धी कोशिका। क्या नाम है? वर्धी कोशिका। क्या बाबू कोई परेशानी यहां तक? यहां तक समझ में आ रहा है? अब समझिएगा। अब आपका बचा जनन कोशिका। क्या बचा? जनन कोशिका। ये जनन कोशिका जब नीचे बढ़ती है, कहां बढ़ती है? नीचे बढ़ती है तो दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इनमें समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और जब समसूत्री विभाजन होता है तो ये आपका जनन कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। कितनी कोशिकाओं में? दो। जनन कोशिका लिख लीजिए। दो जनन कोशिका में विभाजित हो जाती है। और यही दो जनन कोशिका कहां पहुंचती है बाबू? आपका भ्रूण कोश में पहुंचती है। समझ में आ गया? तो निषेचन होता है। क्या आप लोगों को इतना क्लियर हुआ है? कोई परेशानी आप लोगों को? तो लिखवा दे क्या?